पार्टीबाजी अपनी पार्टी लेकर के आते हैं। कोई कांग्रेसी है तो कांग्रेस की बात लेकर आता है, कोई भाजपा का है तो भाजपा का लेकर आता है, आरएसएस का है तो आरएसएस का बात लेकर आता है, या सुहलदेव पार्टी का तो बोले। अरे भाई, अगर पार्टी को या समाज को बनाना है तो आप लोग यहाँ मीटिंग में आते समय वो अपने घर पर ही छोड़ दीजिए ये विचार, पार्टी वाला विचार, और उसमें आपके दिमाग में सिर्फ यही रहना चाहिए कि हमारे समाज का कैसे विकास होगा, कैसे हम लोग प्रेम भाव से, भाव तो आपका बताते हैं कि समाज का उत्थान है सबका, तो सब एक ही भाव से क्यों नहीं रहते हैं प्रेम से। राजभर समाज तो सबसे पीछे है इस समय, हर माने में सबसे पीछे है। आगे बढ़ने के लिए उनके लिए कोशिश करना चाहिए। सबसे कमी है शिक्षा की। शिक्षा तो मैं दोषी बताता हूँ, भाजपा है इसका सबसे बड़ा दोषी भाजपा है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी गरीब के लड़के पढ़ते हैं प्राइमरी, बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, परिषदीय स्कूलों में, और वहाँ पर 5 पास हो जाते हैं। किसी का अगर सम्मिलित अक्षरों में नाम है तो वो नहीं लिख पाते हैं। 4-5 महीने पहले पेपर में सर्वे में आया था कि उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख लड़के जो 9वीं में पढ़ रहे थे वो 10वीं में नहीं जा सके। वो रजिस्टर्ड होता है तो नहीं पता चला कि नहीं गए। 6.5 लाख लड़के, कौन नहीं लड़के गए हो? वो यही अति पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें ज़्यादातर राजभर हैं, गरीब हैं, वही नहीं गए। उनकी पढ़ाई दुरुस्त है नहीं तो कैसे जाएंगे? सबसे ज़्यादा सरकार उस पर, मैं तो ये कहता हूँ कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है कि ये लोग बस सिर्फ मजदूर वर्ग रह जाएं और आगे न जाएं। क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि अगर एक चमार कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है तो अपना काम करने के लिए, कराने के लिए वो गए, उसका पैर छुए, नमस्ते किए, काम करा लिए किसी, और बाहर जब आते हैं घर पर तो कहें सरवा चमड़ा जौन हो वो कलेक्टर के कुर्सी पर बैठ गया। इतनी अभी भी भावना है पड़ी हुई लोगों के दिमाग में। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। राजभर समाज में बहुत सी संस्थाएं बनती हैं और बन रही हैं, लेकिन संस्था को सही तरीके से सही मार्गदर्शन में चलाना बहुत मुश्किल होता है। कई संस्थाएं बंद भी हो जाती हैं, आपसी मनमुटाव भी हो जाता है संस्था में। लेकिन आज आप जिस शख्स को देख रहे हैं, नाम है मास्टर जी हैं, मास्टर विश्वनाथ राजभर जी नीलम। कवि भी हैं, लेखक भी हैं और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है। और उनके संस्थापकों में जो शुरुआती दौर थे, शुरुआती दौर के स्तंभ है विश्वनाथ राजभर जी। कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई समाज के विकास के लिए, और आज एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा हो चुका है और काफ़ी सेवाएं समाज को दे रहा है। पूरे भारत में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र संस्था बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। राजभर समाज बहुत सी संस्थाएं हैं जो सिर्फ नाम के लिए संस्थाएं बनी हैं, सिर्फ कहीं अध्यक्ष पद की मारामारी हो रही है, काम समाज के लिए नहीं हो रहा है। अपने पर्सनल हमें अध्यक्ष बनना है इसके लिए मारामारी होती है, लेकिन समाज के लिए नहीं। महाराष्ट्र की राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संस्था समाज के लिए काम करती है और शुरुआती दौर के स्तंभ विश्वनाथ राजभर जी के घर पे, आवास पे हैं, मार्टिनगंज में इस समय हम, और जानेंगे उस समय का दौर कैसे, उस समय सुविधाओं का भी अभाव रहता था। राजभर समाज को ढूंढना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ढूंढना, क्या कठिनाइयाँ पड़ी। साथ जो आज छोटे से वृक्ष आज बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका है, लोगों को फल भी मिल रहा है। तो जानेंगे शुरुआती दौर की कहानी विश्वनाथ राजभर जी की जुबानी, पिता तुल्य हमारे, और क्या संघर्ष करना पड़ा उस संगठन को बनाने के लिए। तो सब पूरी बात जानेंगे। सबसे पहले सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। हमारा नाम विश्वनाथ राजभर नीलम है। हम इस समय
आजमगढ़ के मार्टिनगंज कस्बे में तहसील है, कस्बे में हमारा घर है। छोटा सा परिवार है। इसी में हम अब तो पोर्टर से रिटायर होकर के घर पर हैं। हमारा लेखन काम चलता है। 6-7 पुस्तकें, एक दमयंती महाकाव्य भी हमारा है, और सूतपुत्र वीर कर्ण, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वीर सुहेलदेव पर एक बहुत बड़ी पुस्तक बड़े काव्य के रूप में वीर रस में हमने लिखा है। कुरुक्षेत्र उसका नाम दिया है। कुरुक्षेत्र का वंश है। जो हमारे यहाँ मेले जो लगते हैं वो कुरुक्षेत्र के नाम से ही लगते हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र नाम उसका दिया है। वो अब श्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अब छपने जा रही है। और कई पुस्तकें, दुर्गा शौर्य है, इस तरह से कई पुस्तकें हैं हमारी अभी जो छपी नहीं है, और हमेशा उसी में लगे रहते हैं। यही हमारा काम है, और समाज सेवा भी है। हमने अभी वहाँ तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र में बनाया, फिर वो सन 84 में अखिल भारतीय राजभर संगठन हम लोगों ने बनाया, जो पूरे ऑल इंडिया में चल रही थी। अब तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत धूमिल हो गई है जी। और अब हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाए, तो उसका रजिस्ट्रेशन अभी मिला नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए वो ऑफिस में पहुंच चुकी है। राजभर विकास समिति इस नाम से वो है कि उत्तर प्रदेश में भी चारों तरफ फैलाया जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कोई रुचि नहीं लेने वाले हैं नेता लोग अपनी राजनीति में कि कब हम एमएलए हो जाएं, कब मंत्री हो जाएं, और इसी फेर में पड़े हैं। समाज के फेर में नहीं, कोई नहीं समाज फेर में। हाँ, और दोहन कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई लोग यही लोग करते हैं। हाँ। और सर पूछना चाहेंगे, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो महाराष्ट्र की इतनी जूनी संस्था 1981-82 में रजिस्ट्रेशन हुआ और आज काफ़ी अच्छे से चल रही है, शुरुआती दौर में कितनी मेहनत पड़ी समाज के लोगों को जोड़ने में? भाई हम लोग, पहली स्थिति थी, मैं शुरू बताता हूँ कि पहला जब मीटिंग में किया तो हम लोग 5 आदमी थे जी। फिर दूसरी मीटिंग किए तो 15-20 आदमी हो गए। फिर तीसरी मीटिंग किए तो 30-35 आदमी बढ़े, और उसमें कुछ ऐसे लोग बढ़े जो पढ़े लिखे अच्छे थे, और उसके बाद तो फिर देखना नहीं पड़ा, वो होता गया। तो हम लोग क्या करते थे कि सब लोग नौकरी पेशे में थे। 4 बजे की छुट्टी होती थी, अपना फिर घर के आए, 6 बजे तक नाश्ता पानी करके खाली हुए तो 6 बजे के बाद निकल जाते थे निश्चित स्थान पर। किस मोहल्ले में, किस झोपड़पट्टी में जाना है, वहाँ पर पहले से तय हो जाता था कि आज यहाँ मीटिंग होगी, और 10-20-50 आदमी को लो करके हम लोग वहाँ पर सुझाव देते थे, बिरादरी के बारे में, संगठन के बारे में सब बताते थे। और अंत में इतना ज़्यादा ये फैल गया कि पूरे बम्बई में चारों तरफ ये हो गया, और ये स्थिति थी कि हाल में जगह नहीं मिलती थी, मैदान में सभाएं करनी पड़ती थी, ऐसा बढ़ा। लेकिन अब सुन रहे हैं इस समय कि लोग आते हैं, नेता लोग, उसमें कार्यकर्ता लोग आते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा प्रदूषण रहता है पार्टियों का, पार्टीबाजी, अपनी पार्टी लेकर के आते हैं। कोई कांग्रेसी है तो कांग्रेस की बात लेकर आता है, कोई भाजपा का है तो भाजपा का लेकर आता है, आरएसएस का है तो आरएसएस का बात लेकर आता है, या सुहेलदेव पार्टी का तो बोले। अरे भाई, अगर पार्टी को या समाज को बनाना है तो आप लोग यहाँ मीटिंग में आते समय वो अपने घर पर ही छोड़ दीजिए ये विचार, पार्टी वाला विचार, और उसमें आपके दिमाग में सिर्फ यही रहना चाहिए कि हमारे समाज का कैसे विकास होगा, कैसे हम लोग प्रेम भाव से, भाव तो आपका बताते हैं कि समाज का उत्थान है सबका,
तो सब एक ही भाव से क्यों नहीं रहते हैं प्रेम से? जी उसमें क्यों अलगाव अलगाव कर देते हैं? जी। ये बड़ी खामियां हैं। अभी जो अभी इस समय जो सुहेलदेव जयंती मनी, उसमें समाज के नेता को बुलाया गया था, एक मंच पे एक आए, क्या इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये सब लोग एक मंच पे एक समाज के विकास के लिए आएंगे? नहीं, देखिए, जो नेता लोग आते हैं और सच्चाई इसमें है कि वो अपनी बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं और समाज की बात नहीं करते। वहाँ भी सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी की बात कर दें, हमारे समर्थक ज़्यादा हो जाएं। वो समझते हैं वो अच्छा नहीं है। अपने ही लोगों को बुला करके और उन करना चाहिए। नहीं, हाँ। इस बार जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें समाज की ही बातें हुई थी लगभग। अगर समाज की ही बातें होती हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने एक बार देखा, मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ था। एक नेता ने इस तरह से किया, इतना विभत्स, कि मुझको बड़ा रंज हुआ कि ऐसे लोग, और लोग तालियां भी बजा रहे हैं उसके बात पर। तो मुझको बड़ा रंज लगा कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आदमी क्या बोल रहा है क्या नहीं, बस वो उसमें जज्बात में आकर के वो करते हैं, सोचते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं तो उस पर रोक भी करना चाहिए, या जो उसके संचालक हैं उनको पहले ही कह देना चाहिए कि सिर्फ समाज की बातें होनी चाहिए, यहाँ पर पार्टी की एक भी बात नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये सर, जैसे एक समाज हम संस्था बनाते हैं, उसमें पहले लिख कहा जाता है कि उसमें पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा करके पॉलिटिक्स वहीं से शुरुआत होती है। पॉलिटिक्स करें ये बहुत अच्छी, हम तो वो लोग बताते हैं, हम लोग ये निर्माण करते हैं कि अच्छे अच्छे वक्ता हों, अच्छे विचारक हों। इससे उनका विचार भी बढ़ेगा और बोलने का उनमें साहस भी होगा। वो कहीं भी जा कर के नेता बने, अच्छा है, समाज में अच्छा है। लेकिन समाज में यहाँ इकट्ठा होकर के अपनी अपनी बातें, कई पार्टियाँ हो जाएंगी तो आपस में झगड़ा विवाद हो जाएगा। तो वो यहाँ पर पैदा ना हो, ये ऐसा करें, विवाद से बचें। आप शुरुआती दौर से अब तक संस्था के माध्यम से समाज का कितना विकास हुआ है? देखिए, उस समय तो हम लोगों को चंदा अगर कोई किसी से लिया जाता था तो 2 रुपये देते थे, मात्र 2 रुपये। हम लोगों ने कुछ किया, इकट्ठा किया, उस समय बड़ी मेहनत किया, क्योंकि हम जिस विभाग में रहते थे वो पोट्रस्ट था, गोदी विभाग। उसमें बहुत से लोग राज भर काम करते थे, सहयोग खूब देते थे। कोई 10 रुपया, कोई 15 रुपया, कोई 2 रुपया, ऐसे देते थे। और लेकिन जब कुछ हुआ उसी समय एक बहुत बड़ी घटना हो गई। बनारस के पुआरी शंका गांव में, वहाँ पर बड़े लोगों ने राजभरों के 45 घर जला दिए। छोटे से झगड़े में 45 घर जला दिए। और उसके बाद जब खबर आई पेपर से तो तुरंत ही हम मीटिंग बुला करके और उनसे कहे और चले गए वहाँ देखने के लिए। कुछ देखा, बड़ी विवश स्थिति थी, सब घर जल गए थे, कोई किसी को बैठने की जगह नहीं थी। फिर उसके बाद सोचा गया इसके बारे में, बड़ी वो हुई। मुख्यमंत्री तो आए, हाँ, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, और हमारी जात के एक विधायक थे, उनका नाम नहीं आ रहा है, आजमगढ़ के, वो आए थे। मात्र उन्होंने एक एक घर के पीछे 500-500 रुपया दिया था सहायता के लिए। मालूम होता है कि हाँ किया। और हम लोगों ने, भाई हम लोग के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर 5 टेबल बनाया। वो लोग मोती गुड़िया बनाते थे और उसी में उनका अच्छा धंधा चलता था। तो 5 टेबल पर 10 आदमी को काम करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर स्थापित कर दिया था। 3 बार मैं वहाँ गया था अकेला, और वहाँ ये सब प्रबंध किए थे। उसके बाद और सब काम हुए, समाज के तरह तरह के काम। उसमें शुरुआती दौर में वो अखिल भारतीय राजभर संगठन के अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर, वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए। रामचल राजभर वहाँ से, अकबरपुर से, 3 लोगों के लिए
उस समय 25 और 10 35 हज़ार रुपया ये संस्था से दिया गया था उन लोगों को लड़ने के लिए, जिसमें सुखदेव जी तो जीत गए और रामाचल जी नहीं जीत पाए थे। तो इसलिए इस तरह से हम लोगों ने सहयोग भी किया था कि भाई जीतेंगे, कुछ जाएंगे तो अपनी बातें वहाँ विधानसभा में उठाएंगे। अब तो भाई ऐसा है कि इतने ज़्यादा लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, और किसको किसको देंगे, समाज वो संघ देगा, ये तो एक वही समझ सकता है। तो अच्छी बात है, सुनते हैं कि संघ का अच्छा काम चलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे हम तो बिना परिचय के, समझिए कि अहमदाबाद चले गए और वहाँ अकेले गया और वहाँ जा कर के परिचय बना करके संगठन तैयार कर दिया, और तीसरी बार जब गए तो हाल में वहाँ पर मीटिंग किए तो हाल में जगह नहीं थी, लोग बाहर खड़े थे। तो इस तरह से अगर कोशिश किया जाए तो कहीं भी लोग मिलेंगे, अपने समाज के लोग, लेकिन भाई कौन करने की ज़रूरत है समाज में। अभी भी देखिए हमारे समाज, अभी देखते हैं कि राजभर समाज तो सबसे पीछे है, इस समय हर माने में सबसे पीछे है। आगे बढ़ने के लिए उनके लिए कोशिश करना चाहिए। लोग वोट के लिए उनको भड़काते हैं, दौड़ाते हैं। बेचारे 30 साल से लोग दौड़ रहे हैं पार्टी में, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो रहा है। हम किसी पार्टी की छीछा लेदर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा काम वो करते हैं कि अपना उनसे स्वार्थ लेते हैं, कोई काम ही नहीं करते। अरे समाज को, हमारे समाज में जो कमियां हैं उसको देखो कि क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करो, तब जाकर के समाज सुधरेगा, और उसके बारे में ध्यान देते नहीं। तो अभी क्या काम होना चाहिए कि समाज का सुधार हो? हमारे समाज में जो पिछड़ापन है, जो कमियां हैं, उसको ढूंढना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी का जात का नेता बनता है तो उसको सबसे समझना चाहिए कि हमारे जात में कमी क्या है। सबसे कमी है शिक्षा की। शिक्षा तो मैं दोषी बताता हूँ, भाजपा है इसका सबसे बड़ा दोषी भाजपा है। कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी गरीब के लड़के पढ़ते हैं, बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, परिषदीय स्कूलों में, और वहाँ पर 5 पास हो जाते हैं। किसी का अगर सम्मिलित अक्षरों में नाम है तो वो नहीं लिख पाते हैं, उनको जोड़ घटाना गुणा भाग ये नहीं आता है। वो क्या जाएंगे हाई स्कूल में, अलजबरा क्या पढ़ेंगे, क्या और सब पढ़ेंगे, तो 7-8 तक जाते जाते वो उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अभी 4-5 महीने पहले पेपर में सर्वे में आया था कि उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख लड़के जो 9वीं में पढ़ रहे थे वो 10वीं में नहीं जा सके। वो रजिस्टर्ड होता है तो नहीं पता चला कि नहीं गए। 6.5 लाख लड़के, कौन नहीं लड़के गए हो? वो यही अति पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें ज़्यादातर राजभर हैं, गरीब हैं, वही नहीं गए। उनकी पढ़ाई दुरुस्त है नहीं तो कैसे जाएंगे? सबसे ज़्यादा सरकार उस पर, मैं तो ये कहता हूँ कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है कि ये लोग बस सिर्फ मजदूर वर्ग रह जाएं और आगे न जाएं। क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि अगर एक चमार कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है तो अपना काम करने के लिए, कराने के लिए वो गए, उसका पैर छुए, नमस्ते किए, काम करा लिए किसी, और बाहर जब आते हैं घर पर तो कहें सरवा चमड़ा जौन हो वो कलेक्टर के कुर्सी पर बैठ गया। इतनी अभी भी भावना है पड़ी हुई लोगों के दिमाग में। तो कैसे ये बदलाव कैसे तो होगा? जब तक कि सारे लोगों में, गरीबों में जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, और उसका एक और भी बड़ा कारण है, अगर कोई लड़का किसी तरह से निकल गया अच्छे से, उसने पास कर लिया मेडिकल में एडमिशन के लिए, उसके पास इतनी ज़्यादा फीस है, 25-25, 20-20 लाख रुपए है, वो तो 10-20 हज़ार नहीं पा सकता, 10-20 लाख कैसे पाएगा? तो नहीं हो सकता। तो सरकार को तो चाहिए कि मुफ्त शिक्षा, सबको शिक्षा बराबर दो, मुफ्त दो, लेकिन वो सरकार करेगी नहीं। वो तो धनियों के लिए है कि धनी के पास पैसा है, वो पढ़ेगा, वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा,
गरीब का नहीं हो पाएगा। सर एक बात पूछना चाहेंगे शिक्षा के बारे में, जैसे कि प्राइवेटों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, क्या सरकार को दायित्व नहीं बनता कि जो सरकारी स्कूल हैं उसकी सुविधाएं अच्छी की है कि सरकार चाहती है कि स्कूल बंद हो जाए सरकारी? क्योंकि अगर हम सरकार अगर चाहती है तो जो सरकारी स्कूल है उसमें भी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। अरे भाई, वो जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कम योग्यता वाले अध्यापक हैं, 5,000 7,000 इतने तक वो पेमेंट पाते हैं। और जो परिषदीय स्कूल है उसमें 75,000 80,000 पाता है पेमेंट। एमएससी है, एमएससी बीएड है, एमए बीएड है, बड़ी योग्यता वाला है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रख रही है, स्वच्छंद छोड़ दे रही है। पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, चाहे आओ चाहे मत आओ, लड़के क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, यही पढ़ाई है। अगर वो चाहते, पहले हम लोगों को जो शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद पढ़ाई होती थी तो वो भी अध्यापक जो था 8वीं तक ही पढ़ा होता था, लेकिन हम लोगों को इतना बढ़िया पढ़ाता था कि उनमें पढ़ाने की भावना थी। और आज पढ़ाने की भावना है ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसा पा जा रहे हैं। वो 80,000 75,000 रुपया महीने पाते हैं, पैसा बच रहा है तो वो पढ़ाई के अलावा दूसरा व्यापार की बात सोच लेते हैं कि उससे और कमाई होगी, तो उधर ध्यान उनका है, पढ़ाई की तरफ नहीं है। और सरकार तो बिल्कुल उस पर नियंत्रण किया ही नहीं है, नियंत्रण नहीं करती। जो अगर जाएगा जांच में इंस्पेक्टर, वो भी दावत वत खा करके चला आएगा। हाँ, बस इतना है। और भोजन की बात जो है, देखिए वहाँ पर आज परिषदीय स्कूलों में कपड़े भी मिलते हैं, मोजा भी मिलता है, जूता मिलता है, टाई मिलती है, तरह तरह की सुविधाएं हैं, खाने का भी है, लेकिन जो मिलना चाहिए स्कूल में वो नहीं मिल रहा है। हाँ, वो विद्या नहीं मिलती है। फालतू चीज़ें, दिखावे की जो चीज़ें हैं कि सरकार कहती है कि हमने इतने लोगों को खाना, बच्चे खा रहे हैं, इतने कपड़े बांटे हैं, वही बस कहती है, ये नहीं कहती कि हमने इतनी बढ़िया शिक्षा दे दिया, उसकी नहीं स्थिति। चलिए, तो सर चलते चलते आखिरी सवाल, समाज को क्या मैसेज देंगे? देखिए, समाज में जो उसकी कमजोरियां हैं, सबसे बड़ी बात ये है, पढ़ाई की बात तो हमने कहा, लेकिन हम लोगों को रहना नहीं आता है। हमारे समाज के जो लड़के शहरों में चले गए हैं कमाने के लिए, तो वो वहीं से शराब का सीख लेते हैं शहरों में, और गांव में आकर के उसको फैलाते हैं। और दूसरे शराब का फैलाना जो है, यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं तो उसमें अब प्रचलन हो गया है रथ और डीजे का। जो अच्छे पैसे वाले हैं तो रथ भी ले जाते हैं, भले उनके घर पर मोटरसाइकिल भी ना हो, साइकिल ना हो, लेकिन उस दिन के लिए लड़के के लिए रथ वो सजाते हैं और डीजे बजता है। तो डीजे पर सैकड़ों लोग नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन वैसे नहीं कूदते, उनको शराब पिलाया जाता है तब जा कर के नाचते हैं। तो वहीं से अगर 10-15 शादी जो लड़का चला गया और 10-15 दिन शराब पी लिया तो आदती बनने लगता है, उसमें हिचकिचाहट नहीं रहती। हाँ, तो वो शराबी बनते हैं। तो ये हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, कोई घर में देखता हूँ गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें महीने में 1,000 से लेकर के 3,000 रुपये तक शराब में न खर्च होता। मुर्गी मुर्गा ये सब छोड़ दीजिए, वो तो अलग है, लेकिन इतना खर्च होता है। और अगर उसको कहा जाए कि तुमने पढ़ाई के लिए क्या किया, अगर हाई स्कूल में पढ़ता है लड़का या परिषदीय स्कूलों से बाहर पढ़ता है, तो उसके लिए कितनी किताबें खरीदे, तो एक को नहीं किया। एक किताब नहीं खरीदेगा, न लड़का मांगेगा न बाप उसके खरीदेगा, ये स्थिति है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ और है कि जो विवाह होता है राजभरों में, उसमें उसकी विश्वसनीयता बहुत घट गई है। अधिकांश जो है छिछोरे लड़के, उदंड लड़के, वो शादी करते हैं, थोड़े दिन के बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। और उसमें माता पिता डांटेंगे नहीं कि तुम उसको अच्छे से रखो, बल्कि उस लड़के की तरफ हो जाएंगे और लड़की को तकलीफ़ देने लगेंगे, वो छूटने की स्थिति हो जाती है।
परिवार टूट जाता है। ये आम तौर पर देखने में आ रहा है हमारे ही जाति में, दूसरी जातियों में बहुत कम है, न्यून एकदम समझिए, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा। सब शिक्षा हाँ कमी की वजह से हाँ, हो रहा है। सब एक कमी है, शिक्षा कमी की, जानकारी कम है। जी सर, आप कवि हैं, कुछ कविता एक सुना दी, चलते चलते एक कविता सुना दीजिए। मैंने राजभरों के बारे में बहुत कविताएं लिखी हैं, उतनी वो नहीं है, आपकी उसमें एक लाइन मैं बता रहा हूँ। हाँ, लिखा है एक कविता कि जागो फिर एक बार मेरे राजभर सपूत, मैं हूँ एक क्रांति दूत। कविता सुनाता हूँ, आपको जगाता हूँ, पौरुष इसे जगाता हूँ, और इस तरह से कविता है कि उनको जगाने के लिए, पढ़ाने के लिए कि एक बार फिर जागो। सुहेलदेव पर तो हमने बहुत कुछ लिखा है, तो सुहेलदेव जी पे कुछ बोल दीजिए। देखिए सुहेलदेव हमारा देवता है, हमारा भगवान है, पूरे भारत का, राजभरों का सिर्फ नहीं है। राजभर ये कहें कि वो राजभरों के हैं तो ये एक किस्म की बेईमानी होगी, ये भारत के सारे लोगों का है। क्योंकि 1000 वर्ष पहले तो जो भी हुआ हो हम नहीं कह सकते, अशोक जैसे हुए थे बड़े, लेकिन वो सब भी हुए, बहुत बड़े राजा, बड़े माने सम्राट हुए, लेकिन उन्होंने भी लड़ाई जो है विदेशियों से नहीं लड़ी थी, अपने ही लोगों से लड़ी थी, असंख्य लोगों को मारा था। जब वो अशोक की बात आती है इतिहास में कि जब लड़ाई बंद होने के बाद जब गया युद्ध क्षेत्र में देखा तो लाखों लोग मरे हुए थे, उसी समय उसका हृदय परिवर्तन भी हो गया। लेकिन हमारा जो ये वीर सुहेलदेव है वो अपने देशवासियों से नहीं लड़ा है, वो विदेशियों से लड़ा है, और इतनी बड़ी लड़ाई भारत में किसी राजा ने नहीं किया है। महाभारत तो 18 ही दिन हुआ था, और ये लड़ाई जो हुई है सुहेलदेव की और गाजी मसूद की, वो करीब 1.5 वर्ष तक चली है, 10 लड़ाइयाँ हुई, और उसमें हालांकि इतिहास में आता है कि 1,20,000 ही मारे गए थे मुसलमान, लेकिन उसमें 2.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। गाजी की सेना 2.5 लाख सैनिकों की थी, क्योंकि वो महमूद गजनवी जो बादशाह था यहाँ का, भारत का, वो उसका ये भांजा था, और इसका पिता जो था वो प्रमुख सेनापति था उसका। ये दोनों मर गए तो उसकी सेना बहुत बड़ी थी, वो सेना का मालिक हो गया, ये संपत्ति का मालिक हो गया। और जब चला था गजनी से तो एक बड़ी सेना लेकर के उधर से आया भी था, वो नौजवानों की सेना बना करके। हाँ, वो उसका जिहाद के लिए, धर्म युद्ध के लिए वो सेना इकट्ठा किया था, और दोनों मिला करके करीब करीब उसके 2.5 लाख सैनिक थे। और युद्ध में इतना युद्ध हुआ कि अंत में एक भी तुर्क सैनिक बचा नहीं, सारे मार गए। वो मुसलमान जैसे उर्दू फारसी के इतिहास से मालूम होता है, उसमें साफ लिखा हुआ है एक भी कोई बचा नहीं। तो जब 2.5 लाख मारे गए, वो सब बड़े प्रशिक्षित सैनिक थे, और इनके उतने प्रशिक्षित नहीं थे, फिर भी कम से कम राजभर तो 3.5 लाख मारे गए होंगे मेरे हिसाब से, इनसे कम नहीं। तो इतने लोग जब मारे गए हैं जिस युद्ध में, तो कितनी बड़ी युद्ध हुई होगी। अभी कई पुस्तकों में हमने देखा, एक पुस्तक में बहुत बड़ा लेखक है वो, उसने लिखा है कि राजभरों का तो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ऋण है कि उसको उत्तर प्रदेश चुकता नहीं कर सकता। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज जो बहुत ज़्यादा लड़ेगा वो कमज़ोर हो जाएगा, बार बार लड़ना, तो देश में लड़ते रहे, कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि
अपने घर तक नहीं रह सके, भाग करके कहीं उधर खो में, कहीं नाले में, कहीं ताल किनारे, कहीं कहाँ रहना पड़ा, कैसे कैसे रहे। सुअर भी पाल लेना पड़ा मुसलमानों से बचने के लिए। स्थिति ये है कि सबसे पीछे हो गए। अब जो है ये तो कहा जाए कि भगवान पैदा हो गए गांधी जी जैसे लोग, भारत को आज़ाद किया, नहीं तो हमारे समाज के लोगों की हालत तो एक जानवर से भी ख़राब थी। अभी भी लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं, अपर कास्ट के लोग वही तुलसीदास के रामचरितमानस के ही गुण गाते हैं, हाँ, जो हमारे विरुद्ध में बोला जाता है जिसमें। तो ये सब बातें हैं। अभी हमारे समाज के लोग भी जो कोई कार्यक्रम होगा तो वो भाई, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। जब वो जान जाएंगे तभी उनमें हो सकता है कि हाँ बदलाव आए, नहीं तो वो घर पर अखंड रामायण कराते हैं, उनको जानकारी नहीं है। जबकि उनको ही कहा जाता है कि इनको मारना चाहिए, हमको ही जूते मार रहे हैं, हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं। ये हमको अभी तक इतनी हमारा पिछड़ापन है। हाँ, तो ये सब पढ़ाई के द्वारा ही होगा, या लोग समझावें, लोग बतावें। हमारे समाज के जो लोग हैं ये कमियों को देख करके उसको दूर करने का प्रयास करें, लोगों को समझावें, तभी जाकर के समाज बढ़ सकता है। हाँ, ये करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के शुरुआती स्तंभ विश्वनाथ राजभर जी, और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया समाज को आगे लेके जाने के लिए, और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए अपने कविताओं के माध्यम से, अपने आज जो इनका तजुर्बा है उसके माध्यम से। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।